गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 10th ऑफ अगस्त पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपने 9th ऑफ अगस्त के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। आज हम द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका द हिंदू एनालिसिस जो है वो भी आ जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा ऑन द सेकंड चैनल। यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। वोल्केनो माउंट मेरापी न्यूज में था, इसके बारे में जानेंगे। अभिनंदन नाथ जी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जज़ेरो क्रेटर को डिस्कस करके हम एक्सरसाइज है तलवार के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्कटिक ओशन सुंदरबंस को डिस्कस करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन दारा शिको जो है इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उज्ज्वल अभियान के बारे में होगा। एंड फाइनली यूएनएससी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप जो रिवीजन है अपनी अच्छे से कर रहे होंगे बिकॉज द एग्जाम इज नियर बाय। जल्दी से टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे कोशिश करिएगा। तो कट ऑफ जो रखी गई है वो बेसिकली यहाँ पे 6 की है। धीरे धीरे, आज ना सही लेकिन धीरे धीरे आपके जो मार्क्स हैं वो 6 तक आने चाहिए और 6 को क्रॉस करने चाहिए सो दैट कट ऑफ से ऊपर आप स्कोर कर पाए। चलते हैं यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो माउंट मेरापी को लेकर है। पूछा गया वोल्केनो माउंट मेरापी अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये कहाँ पर लोकेट करता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है 10 सेकंड का है, मैं शुरू कर देता हूँ। आप इसका आंसर करिए, क्या ये थाईलैंड में है, चाइना में लोकेट करता है, इंडोनेशिया में या फिर मालदीव्स में, बताएं। इस माउंटेन को माउंटेन ऑफ फायर भी कहा जाता है, लिख देता हूं माउंटेन ऑफ फायर, ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, जो कि इंडोनेशिया के पास वैसे 130 के आसपास ऐसे वोल्केनो है लेकिन इससे मोस्ट एक्टिव माना जाता है। वैसे आंसर तो आपका सी इंडोनेशिया हो जाएगा। ये जो है जावा आइलैंड जो है उसके बिल्कुल पास लोकेट करता है। इसकी जो पीक है वो भी काफी ऊंची है और एंशिएंट सिटी के अंदर भी माना जाता था कि यहां पर योग्य करता करके एक एंशिएंट सिटी है। लेट मी मेक सम स्पेस। उसके पास ये लोकेट करता है। सो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो काफी बार ऐसा पूछा भी गया कि पर्टिकुलर वोल्केनो कहां पर लोकेट करता है। सो हियर द आंसर इज सी। और एक्स्ट्रा जो जानकारी थी वो भी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है कंसर्निंग दिस वोल्केनो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है अवनिंद्र नाथ टैगोर के बारे में पूछा गया। इनको लेकर बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही नहीं है। यहां पे टॉपिक को आप अंडरलाइन करिएगा। पहली स्टेटमेंट कहती है उन्होंने क्या किया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को एस्टैब्लिश किया था। हो सकता है ही कंप्लीटेड द भारत माता पेंटिंग इन 1905 इन सपोर्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के चलते उसको सपोर्ट करने के लिए भारत माता पेंटिंग को उन्होंने कंप्लीट किया था। मैं टाइम पीरियड आपका शुरू कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। अवनिंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में रिसेंटली एक आर्टिकल में उनको मेंशन किया गया था। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। बताएं। चलिए, टाइम पीरियड इज अप। अगर बात करी जाए, यस ही फर्स्ट क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और लेटर वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को भी एस्टैब्लिश करने के लिए गए। द सोल एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग दीज स्कूल्स was to counter the English influence, क्योंकि तब क्या था, अंग्रेज जो थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर काफी ज्यादा था। उसी को काउंटर करने के लिए कहा, जैसे आज हम स्वदेशी की बात करते हैं, इंडिजिनाइजेशन की बात करते हैं कि भारत जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेगा, रादर हम यहीं पर ही एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम यहीं पर ही टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पर भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर इस चीज को बढ़ावा दिया गया इनके द्वारा। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एंड अवनिंद्रनाथ टैगोर जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वैल्यू को, स्वदेशी जो हमारा पूरा मूवमेंट था 1905 में, उसे सपोर्ट करने के लिए भारत माता की जो पेंटिंग थी वो यहाँ पर कंप्लीट करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, कौन सा गलत है। तो गलत तो कोई भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा अवनिंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी ये चीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका एज़ेरो क्रेटर को लेकर है। रिसेंटली न्यूज में था, ये पूछा गया एज़ेरो क्रेटर समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कहां पर लोकेट करता है, क्या ये मून के ऊपर है, वीनस पे है, मार्स पे है या फिर मर्क्यूरी पे है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं। इट्स अ 45 किलोमीटर वाइड क्रेटर जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है वहां पर आपको बताना है इन चारों में से कौन से प्लैनेट के ऊपर है। सो इट इज लोकेटेड इन द मार्स। मार्स के ऊपर ये लोकेट करता है। आंसर तो हो जाएगा सी। मैंने आपको इसका जो इसकी विड्थ जो है वो भी बता दी है। इट इज 45 किलोमीटर वाइड।
ठीक है। क्रेटर जो है इसे माना जाता है दैट क्रेटर वाज फिल्ड विद लॉट ऑफ वाटर। जो यहाँ पर क्रेटर है इसके अंदर एक लेक एग्जिस्ट करती थी और इस लेक का साइज उतना ही था जितनी कि एक आज के टाइम में एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक सियरा नेवाडा माउंटेन यूनाइटेड स्टेट्स के पास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो काफी बड़ी लेक जो थी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये भी कहा गया कि धीरे धीरे पानी जो यहाँ पर था वो ड्राई अप हो गया और ये जो लेक थी वो डिसअपियर हो गई, वाटर भी डिसअपियर हो गया। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है वो ज़ेरो क्रेटर के ऊपर गया फरवरी 2021 के अंदर और यहां से जो नमूने जो सैंपल्स इकट्ठे किए उसके बेसिस पे ये चीजें बताई जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर ये पढ़ा मार्स को लेकर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज जायद तलवार को लेकर है। एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, पूछा गया है किस किस के बीच में होती है। टाइम पीरियड मैंने शुरू कर दिया, क्या ये इंडिया ओमान के बीच में है, इंडिया यूएई के बीच में है, इंडिया सऊदी अरेबिया या फिर इंडिया श्रीलंका। तो यहाँ पे जायद तलवार है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि श्रीलंका के होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया से ये इस तरीके के नाम की एक्सरसाइज इंडिया कर सकता है। ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया किसके साथ करता है? यूएई के साथ करता है। इट इज डिजाइन किस चीज के लिए? इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए और सिनर्जी के लिए। दोनों नेवीज जो है वो क्या करेंगी? दोनों के बीच की सिनर्जी जो है इंप्रूव होगी और दोनों के बीच की इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा बी। इंडिया और यूएई जो है इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है विद रेफरेंस टू आर्कटिक ओशन। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 मेजर ओशन। आर्कटिक ओशन जो है सबसे छोटा और दुनिया का सबसे शैलो ओशन माना जाता है। एवरेज सैलिनिटी लेवल ऑफ आर्कटिक ओशन इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू अदर मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एवरेज सैलिनिटी की बात करें कि यहाँ पर जो नमक का कंटेंट कह सकते हैं हम या फिर जो आपका सलाइन कंटेंट है वो आर्कटिक ओशन के अंदर लोएस्ट माना जाता है जब हम इसे दूसरे ओशन से कंपेयर करते हैं। तो रिसेंटली आर्कटिक ओशन भी न्यूज में था। 10 सेकंड्स में आंसर करिए कि यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा। क्या ये स्मॉलेस्ट है? क्या ये सबसे कम सलाइन है? तो यहां पर बात करी जाए आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। सबसे छोटा दुनिया का ओशन है, ये सेंटरिंग अप्रोक्सीमेटली टू द नॉर्थ पोल वाले रीजन में आपको मिलेगा। आर्कटिक ओशन और इसके जो मार्जिनल सीज हैं इसके अंदर आपको ईस्ट साइबेरियन सीज मिल जाएंगे, लैप्टो मिल जाएगा, कारा सी मिल जाएगा, आपका ग्रीनलैंड भी यहीं पे, बेफोर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। आर्कटिक जो है अगर हम इसमें सैलिनिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? इसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी। देखिए एवरेज सैलिनिटी की जब बात करते हैं, आर्कटिक ओशन सरफेस टेम्परेचर एंड सैलिनिटी जो है वो सीजनली वेरी करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई बार आइस कवर जो मेल्ट कर जाते हैं, कई बार फ्रीज कर जाते हैं, लेकिन हाँ एवरेज की बात करें तो सैलिनिटी इज द लोएस्ट ऑन एवरेज। अगर हम 5 मेजर ओशन से इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ड्यू टू लो इवेपोरेशन, हैवी फ्रेश वाटर इनफ्लो फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे जो ताजा पानी है, हैवी फ्रेश वाटर जो है वो काफी ज्यादा आता रहता है, जिससे सैलिनिटी वैसे ही कम हो जाती है। इवेपोरेशन भी यहाँ पर कम होता है, जिसकी वजह से अगेन जब इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो ही नमक का कंटेंट पीछे रह जाता है, जिससे सैलिनिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन तो उतना हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेश वाटर भी यहाँ पर काफी ज्यादा आ रहा है रिवर्स की वजह से, और जब फ्रेश वाटर ज्यादा आएगा तो सैलिनिटी अपने आप ही आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इमेजिन करें कि यहाँ पर एक गिलास के अंदर पानी है इतना, लेट मी मेक इट लिटिल बेटर। ठीक है, मान लीजिए ये गिलास के अंदर पानी है और इसके अंदर आपने इतना नमक डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, ये हम यहाँ पर 10 पार्ट्स पर 1000 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मिलियन में कंप्यूट किया जाता है, 10 पार्ट्स पर 1000। अगर यहां से इवेपोरेशन होगा तो पानी कम होगा, लेकिन नमक तो उतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पे जब इवेपोरेशन होता है तो पानी कम होता जा रहा है, लेकिन नमक उतने का उतना ही है। तो क्या होगा? सैलिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑफकोर्स सैलिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि पानी तो कम हो रहा है। पहले कितना 10 पार्ट्स के यहाँ पे 1000 पानी का कंटेंट था पार्ट्स का, उसके पीछे 10 पार्ट्स नमक था। लेकिन जब पानी सूखा, इवेपोरेशन हुआ, तो यहाँ पर 500 पार्ट्स पानी होगा, उसके पीछे भी नमक कितना होगा? 10 पार्ट्स। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे नमक का जो कंटेंट है वो इवेपोरेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आपने इसमें इस पानी के अंदर ये पूरा भर दिया, ऊपर तक भर दिया, तो क्या हुआ? पहले 1000 पार्ट्स पानी के पीछे कितना यहाँ पे नमक था? 10 पार्ट। लेकिन आपने पानी और ऐड कर दिया, अब 1200 पार्ट हो गया, तब भी नमक कितना है? 10। तो नमक का कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू पानी कम हो गया। ठीक है, इसी वजह से जब नदियां अपने साथ फ्रेश वाटर लेकर आती हैं तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? वहां पर यही चीज देखने को मिलती है कि जो आपके सैलिनिटी है
वो कम हो जाती है। तो यहां पर भी ये दोनों स्टेटमेंट आपकी इसी वजह से ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो यहाँ पे एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर भी। सो दिस इज योर आर्कटिक ओशन और आसपास की जो कंट्रीज है वो भी ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर जा सकते हैं, 200 डेज की सीरीज में जा सकते हैं। डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो, और अगर आप डे वाइज के साथ साथ आप टॉपिक वाइज या कोर्स वाइज करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर दी गई है। तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स को उठाएं, जैसे कि आप पॉलिटी को उठाएं, पहले पॉलिटी को कंप्लीट करें, फिर हिस्ट्री को कंप्लीट करें, फिर ज्योग्राफी को कंप्लीट करें। इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास मेथोडोलॉजीज रहती हैं और exam.netmock.com पर जाकर इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होगा आपका, देखिए करंट अफेयर्स तो हम लोग यूट्यूब पे डेली बेसिस पे करते ही हैं, अदरवाइज भी हम, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, न्यूज वगैरह भी देखते हैं, काफी सारे हिंदू एनालिसिस भी देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, करंट अफेयर्स तो हमारा अच्छे से कवर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैटिक जो है वो हमारा पीछे रह जाता है और जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाता है। सो यही आपको करना है कि अपने स्टैटिक को पीछे नहीं होने देना है। जितना आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही आपको स्टैटिक पोर्शन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी हेल्प करेगा और आगे इंटरव्यू के अंदर भी इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 500 डेज का मिशन यूपीएससी 2022 है इसको आप एनरोल करा लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो की बात कर रहा है सुंदरबंस को लेकर। पूछा गया सुंदरबन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ गैंजीज, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर। तो सुंदरबन का जो मैनग्रोव का डेल्टा फॉरेस्ट है ये कहां पर लाई करता है? ये तीनों रिवर जो डेल्टा बनाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, वहां पर लाई करता है। इट इज द ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जहां पे टाइगर्स पाए जाते हैं। तो अपने आप में अकेला ऐसा मैनग्रोव है। देखिए ओनली वाली स्टेटमेंट को लेकर हमेशा आपको ध्यान देना है। तो क्या यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट माने जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यही होती है, सुनामी या इस तरीके के जो इंसिडेंसेस होते हैं मैनग्रोव्स उन्हें आने से रोकते हैं और एटलीस्ट उसकी इंपैक्ट को कम कर देते हैं। ये अपने आप में अकेला ऐसा आप कह सकते हैं फॉरेस्ट है जहां पर आपको बाघ मिल जाएंगे, यू विल फाइंड द टाइगर्स हियर। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। बट हाँ, ये बात भी उतनी ही सही है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर जो है वो जो बे ऑफ बंगाल में तीनों रिवर्स जाती है वहां पर ये आपके सुंदरबन मैनग्रोव से वो पाए जाते हैं, जिसमें से 40% इंडियन साइड पे और 60% बांग्लादेश की साइड पे। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो एरिया है सुंदरबन, क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस और नो, बताएं। सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहीं पे ही है, जो कि 1987 में जिसको ये स्टेटस दिया गया। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। वैसे मैं आपको सुंदरबन दिखा देता हूं मैप के ऊपर एक बार। सो दिस इज द लोकेशन। 40% इंडिया की साइड है, 60% बांग्लादेश में। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर है। पूछा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक रिसेंट पब्लिकेशन आया है दैट हैज प्रोवाइडेड क्रूशियल एविडेंस दैट ancestral Dravidian language were possibly spoken by a significant population in Indus Valley civilization। तो द्रविडियन भाषाएं जो थी वो काफी ज्यादा मात्रा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक से काफी ज्यादा जुड़े होते हैं। जैसे कि न्यूज जो है वो करंट अफेयर्स को लेकर आई है, ठीक है। क्या है न्यूज की द्रविडियन लैंग्वेज जो है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के काफी सारे लोगों के द्वारा बोली जाती थी, लेकिन सब्जेक्ट क्या है आपका, एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट है। यहीं से फिर क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। फिर हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो किसी भी स्टैटिक बुक के अंदर नहीं दिया, तो ये कहां से आ गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो स्टैटिक की चीजें करंट अफेयर्स में आ रही हैं उसके ऊपर आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है। चलते हैं यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। द मेट्रोपोलिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एन आउटस्टैंडिंग क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो क्लोज था, ठीक है, और काफी एक्सेप्शनल उसे माना जाता है। द ग्रेनरीज केयरफुली हाउस द ग्रेन्स व्हिच वर मोस्ट लाइकली कलेक्टेड एज द रेवेन्यू और यूज्ड एज इमरजेंसी स्टोरेज। तो ग्रेनरीज को यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पर इकट्ठा किया जाता था और इमरजेंसी स्टोरेज के तौर पर भी रखा जाता था। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूँ, न्यूज मैंने आपको बता दी है, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए सो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, द मेट्रोपोलिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एन आउटस्टैंडिंग क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। उसकी अगर हम कुछ नोटेबल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हर घर के अंदर आपका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो कनेक्टेड था। सोक पिट यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। हर स्ट्रीट जो थी वो बेसिकली लिंक थी इस तरीके से कि जो भी यहाँ पर एक आपका एग्जिट पॉइंट होता था घर से, जो भी आपका पानी निकालना है वो यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हुआ था। देवर कवर्ड। सबसे अच्छी बात यह है मैन होल्स बीच बीच में रखे गए थे, जैसे आज के टाइम पर भी आपको दिखाई देते होंगे, ताकि उनकी सफाई करी जा सके, ठीक है। टू
कन्वे द एक्सेस वाटर, लार्ज ब्रिक्स जो थी वो यहाँ पर कवर करके रखी गई थी और उसमें एक स्लोप जो था वो भी दिया गया था ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी को भेजा जा सके। ग्रीनरीज की बात करते हैं, ग्रीनरीज जो थी इट इज लाइक एट अ हाइट, इसे एक ऊंचे स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया था ताकि प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, और एक ब्रिक प्लेटफॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि हाँ इसे हम इमरजेंसी स्टोरेज के लिए इसे बनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक होने की वजह से यहाँ पर भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि जो लोग 100-200 डेज की सीरीज कर रहे हैं वहां पे हमने इस चीज को कवर किया और बताया था कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती थी जिसके अंदर आपकी ग्रेनरी है, जिसके अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, वो कहां पर होते थे, वो सिटाडेल के अंदर क्रिएट करे गए थे, और बाकी की जो सिटी होती थी वो आपकी ईस्टर्न लोकेशन में फॉल करती थी, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, सो वेस्टर्न डायरेक्शन में सिटाडेल जो है या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो थी वो ऊंचाई पर बनाई गई थी, सिटी जो थी वो आपकी निचाई पे बनाई गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहां पर दारा शिकोह उनको लेकर दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली कहते हैं ही वाज द यंगेस्ट सन एंड हेयर अपरेंट ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, वो शाहजहां के यंगेस्ट बच्चे थे, बेटे थे, और उन्हीं को ही हेयर माना जा रहा था, उनका उत्तराधिकारी जो था माना जा रहा था। ही रोट द बुक जिनका नाम था सफीनत उल अवलिया दैट डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट सूफी सेंट्स। तो यहाँ पे इसे औलिया भी कह सकते हैं वैसे अब, तो सफीनत उल औलिया जो थी वो उनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सूफी संत जो हुआ करते थे उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि इट हैज नॉट लोकेटेड द ग्रेव विद इन द हुमायूं टूम्स कॉम्प्लेक्स ओवर अ ईयर आफ्टर अ कमिटी वाज फॉर्म्ड फॉर द जॉब। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं कंसर्निंग द ग्रेव जो कि हुमायूं टूम्स के अंदर उनको कहा गया था देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूज है उसको लेकर क्वेश्चन कहां से बन के आ सकते हैं वो मैंने आपको दिए। दारा शिकोह के बारे में भी जिक्र किया गया था, और दारा शिकोह जो है ही वाज द यंगेस्ट सन, नो ही वाज नॉट द यंगेस्ट सन, दारा शिकोह वाज द एल्डेस्ट सन एंड हेयर अपरेंट ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि वो यंगेस्ट नहीं थे, वो एल्डेस्ट थे। लेकिन हाँ, जो सफीनत उल औलिया है वो उनके द्वारा लिखी गई थी क्योंकि काफी रिलीजियस नेचर के थे, और ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस को दूसरे से ज्यादा ओहदा दें वो बड़ा, तो उनके लिए इस्लाम, हिंदुइज्म, सारे जो आपके रिलीजन थे उनको बराबर का दर्जा उनके द्वारा दिया जाता था, और काफी आप कह सकते हैं सेकुलर टाइप के व्यक्ति थे। लेकिन यही चीज जो है किसी की वजह से उनको ना ही तख्त मिला, और यहाँ पर उनको उनके ही भाई जो थे औरंगजेब उनके द्वारा मार दिया गया। और ऐसा काफी सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह जो है उनको यहाँ पर किंग बनाया जाता, मुगल बनते, मुगल थ्रोन के ऊपर जाते, तो हजारों की तादाद में जो लाइव्स हमने खोई उस टाइम पर वो यहाँ पर बचाई जा सकती थी। खैर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उज्जवल अभियान के बारे में है। पूछा कि उज्जवल अभियान जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सपोर्ट किया जा रहा है और ट्रेन किया जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ आर्टिसंस। ठीक है, यहाँ पे आसाम के अंदर, शिवसागर रीजन के अंदर हजारों की तादाद में आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है ओएनजीसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओएनजीसी जो है वो इसको लेकर आया है, और उज्जवल अभियान के अंदर इसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू काफी सारे आर्टिस्ट को हेल्प करी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट इट इज इन लाइन विद गवर्नमेंट का जो अपना आजादी का अमृत महोत्सव है, क्योंकि यहाँ पे सरकार भी कोशिश करती रहती है कि लोगों को स्किल दिए जाए, और आर्टिस्ट जो है उनकी भी अपस्किलिंग करने की बात करी जाती है, जिसके अंतर्गत इसको लेकर आया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि दो स्टेटमेंट देकर पूछ रहे कि बताइए करेक्ट क्या है। नरेंद्र मोदी वुड बी द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू प्रिसाइड ओवर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट। तो नरेंद्र मोदी जो है वो सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट के ऊपर प्रिसाइड करेंगे। द ओपन डिबेट विल फोकस ऑन वेज टू इफेक्टिवली काउंटर मैरीटाइम क्राइम एंड इनसिक्योरिटी। तो ये जो डिबेट है ये किसके ऊपर बात करेगी, मैरीटाइम क्राइम और इनसिक्योरिटी को लेकर बात यहाँ पर की जाने वाली है। 10 सेकंड्स में शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, ये तो बात पक्की है कि वो एक हाई लेवल ओपन डिबेट जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए लेकर आई जा रही है, यहाँ पर उसको इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हेड किया है। और क्या वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री, उनसे पहले क्या मनमोहन सिंह जी ने किया था? सो आंसर इज नो, ही इज द फर्स्ट सच प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं। और यस, इसमें डिबेट किस चीज को लेकर हो रही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा,
हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ। ट्राई टू लाइक द वीडियो। यहाँ पे जब आप लाइक करते हैं वीडियो को या शेयर करते हैं, सो उससे बेसिकली होता क्या है कि यूट्यूब शोज दिस वीडियो टू मोर एंड मोर पीपल, और जिसकी वजह से हमारी जो टीम आप लोगों के लिए पूरा वीडियो कंटेंट जो है वो रेडी करती है। सो एक मोटिवेशन जो है वो टीम के लिए भी बना रहता है कि दैट यस व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है वो उनको हेल्प कर रहा है, उनको पसंद भी आ रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पे जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं पूरे लेक्चर की। आप जानते हैं कि एक्टिव रिवीजन हम करते हैं, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, अदरवाइज तो सिर्फ मैं ही रिपीट करूंगा, सो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। जल्दी से बताएं, वोल्केनो माउंट मेरापी कहां पर है? 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो इस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। माउंट मेरापी को माउंटेन ऑफ फायर भी कहा जाता है। एंशियंट सिटी योग्यकर्ता के पास है, इंडोनेशिया में ये लोकेट करते हैं। देन हमारा डिस्कशन हुआ अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, कौन सी सोसाइटी उनके द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे उन्होंने भारत माता पेंटिंग जो 1905 की वो तो बनाई ही बनाई, साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भी उनके द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अज़ेरो क्रेटर। अज़ेरो क्रेटर कहां पर लोकेट करता है? 45 किलोमीटर वाइड है। पहले यहाँ पर एक लेक पाई जाती थी, पानी काफी ज्यादा अबेंडेंट मात्रा में था, मार्स के अंदर है, ध्यान रखिएगा ये चीज भी। इससे आगे बढ़ते हुए हमने देखा एक्सरसाइज जायद तलवार के बारे में। इंडिया यूएई के बीच की ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, एंड यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया है ताकि इंटरऑपरेबिलिटी सिनर्जी को बढ़ाया जा सके। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फिर हमने इससे आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया था एक्सरसाइज से आर्कटिक ओशन के बारे में। तो सेलाइन वाटर कम है यहाँ पर, सैलिनिटी एवरेज लेवल पे कम है, साथ ही साथ स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट भी इसे माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लोकेशन भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। वेरियस कोर्सेज जो हैं, चाहे वो 50 डेज की सीरीज है, 100 डेज की सीरीज है, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन यस कवर मोर देन 1 डे इन अ सिंगल डे। एक दिन के अंदर अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो 2 या 3 दिन भी कवर कर सकते हैं, ताकि 200 डेज का जो आपका पूरा कोर्स है वो आप चाहें तो 80 डेज में, 60 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप टाइम यहाँ पर ज्यादा देते हैं तो। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए सुंदरबंस के बारे में देखा था। जल्दी से बताएं, इंडिया के अंदर कितने % फॉल करते हैं सुंदरबन, और बांग्लादेश की साइड कितने % है? 3 रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये आपको डेल्टा पे मिलेगा, और ये जो है अपने आप में अकेली ऐसी जगह जहाँ पे टाइगर्स जो है पाए जाते हैं। फिर हमारा डिस्कशन जो है ये वैसे 40-60 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। तो यहाँ पर मुझे बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर द्रविडियन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ग्रेनरीज जो थी वो आपकी हाउस करी गई थी, और इसे रेवेन्यू के तौर पर इकट्ठा किया गया था और स्टोर करके रखा गया था। ठीक है, सिविलाइजेशन में हमने ये भी देखा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बेहतर था। फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए दारा शिकोह के बारे में हुआ। ही वॉज नॉट द यंगेस्ट, एल्डेस्ट सन थे। इनके भाई का नाम बताइए मुझे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सफीनत औलिया, जिसमें काफी सारे सूफी सेंट्स जो थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन उज्जवल अबान के बारे में हुआ। मंत्रालय का नाम बताइए। ओएनजीसी जो है वो इसको लेकर आ रही है, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो भी इससे एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमारा जो डिस्कशन है वो हुआ था कि क्या नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे या सेकंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे? व्हाट इज द आंसर? प्लीज टेल मी। ओपन डिबेट के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बात करी जाएगी, एंड ही विल बी द फर्स्ट सच प्राइम मिनिस्टर। चलिए, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे भी अभी आपके सैटरडे संडे आने में टाइम है। सैटरडे संडे को जो आपका मैराथन सेशंस होंगे उसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अभी जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको आंसर करना है, हु वाज द फादर ऑफ दारा शिकोह, बताइएगा दारा शिकोह के पिता कौन थे, ये मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसे आंसर करना है। सो यहाँ पर जो आपकी सीरीज है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड चैनल पे द हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाएगा, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।